स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एवरी वेडनेसडे हम आपकी खिदमत में मूड और मिजाज की जो ख़राबियां हैं, बीमारियां हैं, बीमार रवैये हैं, उनके बारे में एक्सपर्ट राय के साथ हाजिर होते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हस्ब साबिक मिस आमना नवाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मूड और मिजाज की खराबियों के इलाज का तजुर्बा रखती हैं, फैमिली काउंसलिंग में भी एक्सपर्टीज रखती हैं। मिस आमना, वेलकम टू द शो। आप कैसी हैं? ठीक है जी, ठीक है। मिस आमना, लास्ट टाइम हमने थिंकिंग पैटर्न्स किस तरह मूड पर असरअंदाज होते हैं और किस तरह से थिंकिंग हमारे मूड को चाहते या ना चाहते हुए, जानते या ना जानते हुए अफेक्ट करती है, इस पे हम बात कर रहे थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ा। हम चाहेंगे कि आज आप थोड़ा सा हमें रिकैप पिछली गाइडेंस के बारे में भी दें और इस सिलसिले में हमारी मजीद रहनुमाई करें। जी, हम थॉट्स पे बात कर रहे थे कि हमारे मूड को बड़ा ही स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं हमारी जो थॉट्स हैं, जिस तरह की सोचें हम रखते हैं, और 3 लेवल्स पे हम जो है वो जो सोच समझ है हमारी वो इफेक्ट होती है। जैसे कि जो लोग मनफी सोच रखते हैं या मुस्बत सोच रखते हैं तो 3 लेवल्स पर होती है। पहला एक लेवल है कि वो लोगों के बारे में या आसपास के माहौल के बारे में या दुनिया के बारे में कैसा सोचते हैं, मनफी या मुस्बत सोचते हैं। दूसरा लेवल जो होता है वो ये कि वो अपने बारे में कैसा सोचते हैं, अपने बारे में क्या वो मुस्बत सोचे रखते हैं, अपने पोटेंशियल के बारे में, सलाहियतों के बारे में, या फिर मनफी सोच रखते हैं या नजरिया रखते हैं कि मैं टोटल फेलियर हूँ या लूजर हूँ। तीसरे लेवल पे जो हमारी सोच होती है वो होती है कि मुस्तकबिल के बारे में हम कैसा सोचते हैं। अच्छी राय रखते हैं कि आगे अच्छा ही होगा, जो कि कुछ हद तक रियलिस्टिक होना चाहिए, या फिर हम बहुत ज्यादा मनफी राय रखते हैं कि बस अब आगे खराबियां ही खराबियां आएंगी मेरी जिंदगी में, और मुस्तकबिल के बारे में हम कोई अच्छी या कोई मुस्बत राय रखते नहीं है। तो 3 लेवल्स पे हमारी सोचें काम कर रही होती हैं, यानी माहौल के बारे में या लोगों के हवाले से, या फिर अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, और तीसरे लेवल पे कि हम मुस्तकबिल के बारे में कैसी राय रखते हैं। अब जो लोग हम जब मूड की बात करते हैं कि मूड खराब होता है, तो मूड भी इन तीनों चीजों के हवाले से जो हमारी सोचें हैं ना, उसकी वजह से आमतौर पर खराब होते हैं। जैसे कि लोगों के बारे में अगर हमारी राय है कि लोग सेल्फिश होते हैं, या लोग सिर्फ धोखा ही दे सकते हैं, या लोगों से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, एक जनरल लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो नेचुरली ये मूड को इफेक्ट करेगा। या फिर अगर कोई शख्स ये सोच रखता है अपने बारे में कि मैं अभी उतना काबिल नहीं हूँ शायद, या मेरे अंदर अभी उतना पोटेंशियल नहीं है, या लोग मेरे से ज्यादा बेहतर हैं, तो उसके मूड को इफेक्ट कर सकता है। फिर अगर कोई मुस्तकबिल के बारे में भी ऐसे ही सोचे रखता है कि हर वक्त एक परेशानी में या एक ऐसी कैफियत में रहना कि कुछ बुरा ही होगा, और हमेशा वहम का शिकार रहना, तो अगेन ये भी हमारे मूड को खराब करेगा। अच्छा, बहुत काम भी हुआ इस चीज पे हमारी कौन सी थिंकिंग पैटर्न्स हैं या कौन से ऐसे स्टाइल्स हैं सोचने के, जिसकी वजह से हमारा मूड भी खराब होता है। तो माहिरीन ने देखा ये कि कोई 3 तरह की स्टाइल्स हैं जिसकी वजह से हमारा मूड जो है वो अपसेट होता है, और ये देखा गया है कि जो लोग मुस्बत सोच रखते हैं वो हालात को इन 3 तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और जो मनफी सोचे रखते हैं वो हालात को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम 3 P's भी कहते हैं। जैसे कि पहले अगर बात करूं तो वो है कि परमानेंस के लेवल पे वो देखते हैं, यानी कुछ लोगों की जिंदगी में कोई एक वाकया होता है, कुछ बुरा वाकया होता है, और वो उसको एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि जैसे कि अब ये परमानेंटली ऐसा ही रहने वाला है। कुछ बुरा वाकया और वो कहें कि बस अब हमेशा के लिए इसने ऐसा ही रहना है। वो टेम्पररी इवेंट को नहीं देख रहे होते, उनको लग रहा होता है कि ये अब मेरे साथ ऐसा ही रहेगा, जबकि उनके साथ जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आमतौर पर वो ये सोचते हैं कि ये अब जल्दी गुजर जाएगा। यानी अच्छी चीजों को वो टेम्पररी देख रहे होते हैं और बुरी चीजों को वो परमानेंटली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। दूसरा जो पी है उसे परवेसिव कहते हैं, यानी वो हालात को देखते हैं कि क्या ये वाकया एक स्पेसिफिक इवेंट है या यूनिवर्सल है। अब जो मनफी सोचे रखते हैं लोग, वो आमतौर पर बुरे हालात को यूनिवर्सल बना देते हैं,
यानी कि एक वाक्य हुआ है तो वो उसको एक वाक्य तक महदूद नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी को देख के कोई हंसा है तो वो ओवरऑल ये कह देंगे कि मैं हूं ही इस काबिल कि मुझ पे लोग हंसते हैं, यानी एक स्पेसिफिक इवेंट हुआ है जिसको वो जनरलाइज कर देते हैं। तीसरी बात जो देखनी होती है इसमें वो ये कि बहुत से लोग जो मनफी सोचे रखते हैं वो चीजों को पर्सनल भी बहुत ज्यादा लेते हैं, यानी बहुत से वाकयात को इंटरनली। तीसरा पी जो है ये पर्सनल पर्सनल है, बिल्कुल, यानी पर्सनल ले लेते हैं बहुत सी चीजों को। कोई अगर उनको कोई राय देता है तो उसको क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं, कोई उनकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको भी पर्सनल ले लेते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है। और कई दफा ये भी देखा गया है कि जो मनफी सोच वाले लोग होते हैं उनके साथ जब कुछ अच्छा या बुरा होता है तो उसको भी उसी अंदाज से देखते हैं, जैसे अक्सर वो अचीवमेंट्स को उतना पर्सनल नहीं लेते जितना कि वो फेलियर्स को पर्सनल ले लेते हैं। बहुत से जब डिप्रेशन के पेशेंट्स को स्टडी किया जाता है तो देखा यह गया है कि उनकी सोचें कुछ ऐसी होती है कि जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो उसको पर्सनलाइज करते हैं कि ये मेरी कोई मिस्टेक थी, मेरे साथ तो ये होना ही था क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं एक फेलियर हूँ या लूजर हूँ। तो ये 3 P's बताते हैं कि हम हालात को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और माहिरीन ये बताते हैं कि जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं यानी जो मुस्बत सोच रखते हैं वो चीजों को परमानेंट नहीं समझते, यानी बुरे हालात को वो टेम्पररी समझते हैं कि ये भी गुजर जाएगा। फिर वो हालात को स्पेसिफिक नजर से देखते हैं, यूनिवर्सल नहीं बना लेते कि अब सारे लोग ही ऐसे हैं, सब लोग ही ऐसे होते हैं या दुनिया में होता ही ऐसे है। वो ऐसे हालात, बुरे हालात को ऐसे नहीं देखते और वो बहुत सी चीजों को इंटरनलाइज या पर्सनल नहीं लेते, यानी अचीवमेंट्स को भी कई दफा अचीवमेंट्स पर भी खुद को क्रेडिट भी दे देते हैं और कई दफा एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स बड़ा मैटर करता है कि हम हालात को किस नजर से देखते हैं। और डिप्रेशन की जैसे हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि डिप्रेशन के मेजर जो 2 कॉजेज होते हैं वो ये होते हैं, एक तो केमिकल की हमने बात की थी, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से, और दूसरा कि हम हालात को किस नजर से देखते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपनी जिंदगी के जो वाकयात हैं उनको, कैसे सोचते हैं, कैसे अपने दिमाग में चीजों को प्रोसेस करते हैं। वो उसका कुछ ना कुछ कंट्रोल तो हमारे अपने हाथ में है, क्योंकि केमिकल बैलेंसेस या इम्बैलेंसेस पर तो डायरेक्ट हमारा इन्फ्लुएंस या कंट्रोल नहीं है जी। लेकिन ये जो सोचने का अंदाज है इसके बारे में आप बात कर रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे ये कोई अहम मामला है, तो क्या इससे आउटकम पर फर्क पड़ता है? जैसे केमिकल्स और केमिकल्स के जो बैलेंसेस या इम्बैलेंसेस हैं उस पर तो हमारा कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, हम उसे अफेक्ट नहीं कर सकते। सोचों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी ना किसी हद तक, और वक्त के साथ हमारा इन्फ्लुएंस सोचों पर अगर हम अपनी कोशिश और जिद्दोजहद जारी रखें तो इम्प्रूव होता रहता है जी। लेकिन इससे आउटकम पर क्या फर्क पड़ता है अपनी सोचों को बदलने से? जी, आउटकम पर फर्क तो डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन देखें एक चीज होती है हमारा ब्रेन और एक होती है माइंड, ये 2 अलग चीजें हैं। ब्रेन और माइंड 2 अलग चीजें हैं। जो हम बात कर रहे हैं कि एक फैक्टर होता है केमिकल इम्बैलेंस का, डिप्रेशन का, और एक फैक्टर होता है थॉट्स का कि हम किस तरह से चीजों के बारे में देखते हैं। तो वो ये माइंड और ब्रेन का डिफरेंस है। ब्रेन क्या है? ये जिसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारे दिमाग का जो स्ट्रक्चर है जिसमें केमिकल्स हैं, जिसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस जो है ऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट है माइंड का, यानी हमारी थॉट्स का और सोचों का। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यानी जो हमारी हम सोच विचार करते हैं तो वो माइंड से ताल्लुक रखता है। और ब्रेन को अगेन के दवाइयां कुछ हद तक उसमें सारे केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करती हैं, और माइंड जो है वो काम करता है काउंसलिंग के थ्रू। हम जो है वो पेशेंट्स के साथ जब काम करते हैं तो काउंसलिंग के थ्रू हम उनके माइंड को चेंज करते हैं, यानी सोचों के रास्तों को चेंज करते हैं या देखने के नजरियों को बदलते हैं। आपने सवाल पूछा कि आउटकम पे फर्क पड़ता है, तो डेफिनेटली, क्योंकि हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं यानी एक्शन जो हमारा होता है उसके पीछे 2 लेवल्स पर ऑलरेडी काम हो चुका होता है। सबसे पहला लेवल होता है कि थॉट का, जैसी थॉट होती है वैसा मूड होता है और वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है। तो यानी फाउंडेशन फिर क्या बनी? हमारी सोच। जैसी सोच होगी तो नेचुरली इवन कि हम सुबह उठते हैं जिस सोच के साथ उठते हैं, अगर सुबह उठे हैं और एक ये समझे कि एक सजा शुरू हो गई है हमारी, या नौकरी पे जा रहे हैं या कोई इस तरह से, या क्या मेरी जिंदगी है, इस थॉट के साथ अगर कोई उठता है तो
या फील कर सकते हैं कि सारा दिन फिर मूड भी खराब रहेगा और हम उतना परफेक्टली अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकेंगे। और आउटकम ना सिर्फ काम काज में, रिश्तों में भी ये चीज नजर आती है। फिर अगेन हम जो गोल्स अचीव करना चाह रहे होते हैं उसको भी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ नहीं अचीव कर पाते, तो इसका काफी एस्पेक्ट्स पे ये हमारी सोचें असरअंदाज होती हैं। और गालिबन काउंसलिंग, कोचिंग में या ट्रेनिंग में जब ऐसे लोगों की खिदमत करने का मौका मिलता है या ऐसे लोगों को गाइड करने का मौका मिलता है, तो गालिबन काउंसलिंग में इस इशू पर भी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और बातचीत होती होगी कि किस तरह अपनी सोचों पर काम करके अपने मूड्स पर कुछ ना कुछ काबू पाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जी। इससे तो ये बात भी पता लगती है कि हम अपने मूड और मिजाज के बारे में अगेन उतने बेबस नहीं है जितना कई दफा हमें लगता है। और ये जो मालूमात की, या अगर मैं इसे एक स्किल कहूं कि अपने मूड को कैसे बेहतर किया जाए, खास तौर पे उन लम्हों में जब जो मुश्किल लम्हात होते हैं, जो वीक मोमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे ऊपर दबाव ज्यादा और हमारी कोपिंग स्किल्स जरा कम पड़ जाती है, तो ऐसे मोमेंट्स में हमें ये भी लगने लगता है कि इतना हमारा कंट्रोल अपने मूड मिजाज पर नहीं है। असल में तो इस स्किल की कमी होती है कि मूड को मैनेज कैसे किया जाए। तो ये तो गालिबन एक कॉम्प्रिहेंसिव काम है, सीखने वाला काम है, एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है, जिसको बिट्स में, पीसेस में डिटेल से आप एक्सप्लेन कर रही हैं। तो क्या इसको एक स्किल के तौर पर भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है? जी बिल्कुल। और ये स्किल जो काउंसलिंग के थ्रू हम सिखाते हैं बाकायदा कि कैसे हम अपनी इन थॉट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उससे पहला कदम होता है यही है कि जिसमें हम एजुकेट करते हैं कि भाई इस तरह की सोचें जो हैं ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो रही हैं। इन थॉट्स को आमतौर पर, जो हम टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो उसको नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स भी कहते हैं। यानी कि ऐसी सोचें, मनफी सोचें जो कि ऑटोमेटिक होती हैं, यानी उसमें कोई हमने बहुत अरसे से सीख ली होती है कि इस अंदाज से सोचना है, और वो जिस तरह से हम महसूस कर रहे होती हैं वो सोचें हमें आ रही होती हैं, तो बाज़ औक़ात हमें अंदाजा भी नहीं हो रहा होता कि हम इन लाइंस पर सोच रहे हैं, इतनी ऑटोमेटिक होती हैं। और ब्रेन ऐसे हमारा ऑटो पायलट पे चल रहा होता है, कोई खास हम जद्दोजहद नहीं करते ये इस तरह की बातें सोचने में। यानी इतने रैपिडली जब कोई वाकयात हमारे साथ बुरे होते हैं तो हम इस तरह से उनको परसीव करते हैं। तो जब हम एजुकेट कर रहे होते हैं कि ये लाइंस हैं जिन पर सोचने से आपके मूड में खराबी आ रही है, तो बहुत जरूरी है कि फिर अपनी सोचों को आइडेंटिफाई किया जाए, पकड़ा जाए उन सोचों को कि जिसकी वजह से हमारा मूड भी खराब होता है और अगेन हमारी फंक्शनिंग खराब होती है, लोगों से इंटरेक्शन खराब होती है। तो आमतौर पर जब शुरू में ये बात समझाई जा रही होती है तो लोगों को ये लग रहा होता है कि हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे इस तरह से, तो कि हर वक्त अपनी सोचों के बारे में सोचते रहेंगे कि ये मेरी नेगेटिव थॉट है या ये मेरी पॉजिटिव है, या ये मैं बहुत ज्यादा शुड्स का इस्तेमाल तो नहीं करा, या मैं बहुत ज्यादा मनफी तो नहीं सोच रहा अपने बारे में या लोगों के बारे में, या मैं इस हालात को मैं स्पेसिफिक देख रहा हूँ या यूनिवर्सल देख रहा हूँ। तो शुरू में मुश्किल जरूर आती है और बहुत से लोग इसी वजह से रास्ते में ही गिव अप कर जाते हैं, यानी वो मुकम्मल मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। उन्हें लगता है कि इस तरह से तुम और कॉन्शियस हो रहे हो और हमें तो इस तरह से और डिप्रेशन हो रही है कि हर वक्त सोचों के बारे में ये सोचना, उनको पहचानना कि ये कौन सी सोचें हैं। लेकिन ये काम थोड़ा पेशेंस का भी होता है और प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए, और बार बार प्रैक्टिस करनी होती है अपनी थॉट्स को पहचानने में कि हम किस ट्रैक पर सोच रहे हैं। और अगेन क्योंकि माइंड हमारा है तो ये इसको हमारे मुताबिक चलना चाहिए। मुनासिब तो ये है कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक चले, हम इसको खुद कंट्रोल में करें। और ऑटोमेटिक थॉट्स हमें ये सिखा देती हैं कि बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करनी इस बारे में कि हम किन लाइंस पर सोच रहे हैं। तो बहुत बारीकी से फिर इस पर काम शुरू में किया जाता है। एक दफा अगर कोई प्रैक्टिस में ले आता है इन सारी चीजों को तो फिर मुश्किल नहीं आती है। लेकिन शुरू वाला मरहला मुश्किल होता है, पहचानना अपनी इन सोचों को और फिर उनको बार बार चैलेंज करना। आपकी एक बात सुन के आपने अभी ये फरमाया कि एक दफा जब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स या हमारे जहन पर मायूसी, मनफी मूड, पेसिमिज्म, मायूस और इस तरह के जो कैफियत हैं वो तारी हो जाती हैं, तो उस वक्त
इतना आसान नहीं होता कि हमारा दिमाग उस वक्त इस मुसीबत से बाहर निकलने के रास्तों के बारे में भी एक्टिवली गौर करे। जी। इससे मेरे ज़हन में सवाल ये पैदा हुआ कि फिर ये काम कब किया जाए, क्योंकि हम में से बहुत से लोग अपने मूड और मिजाज के बारे में अमली तौर पे सोचना ही तब शुरू करते हैं, या इस बारे में ये डिसाइड तभी करते हैं जब मूड और मिजाज ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। तो इसका क्या टाइम हो, क्या ये मामला बिगड़ जाने के बाद ठीक करना चाहिए, या इस बारे में कोई कदम उठाना चाहिए? अप्रोच तो आमतौर पर यही होती है, एक रिएक्टिव अप्रोच होती है कि जब हालात खराब होंगे तो फिर हम सोच लेंगे फिर उस बारे में। अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा सोचने समझने की कि मैं किस लाइंस पर सोच रहा हूँ। लेकिन सबसे जो इफेक्टिव तरीका होता है वो होता है ये कि हम प्रोएक्टिवली यानी वक्त से पहले ही अपनी सोच को, अपने मूड को देखते रहें। ये जो हम शोज में बात भी करते हैं, तो इससे जरूरी नहीं कि सिर्फ वो लोग फायदा उठाएंगे जिनको कोई मूड मिजाज का मसला है, बल्कि बहुत से लोग इससे फायदा उठा सकते हैं जो कि एज सच उस तरह से डिसफंक्शनल नहीं है अपने मूड मिजाज में, लेकिन बहरहाल वो अभी से अगर कुछ ऐसे स्टेप्स ले लें तो आगे भी हालात उनके बेहतर हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि प्रोएक्टिवली हम जरा अपनी सोच विचार को देखते रहें, परखते रहें, जांचते रहें। और जाहिर है जब सर पे पड़ती है तो फिर तो बदलने की जरूरत होती ही है डेफिनेटली, पर अप्रोच मेरे ख्याल से प्रोएक्टिव ज्यादा मुनासिब होती है, यानी वक्त से पहले। जी। मामला बिगड़ने से पहले जी। उस वक्त तो फिर करना ही पड़ेगा जब एक दफा खराबी पैदा हो चुकी हो, लेकिन अगर वक्त पर उससे पहले किया जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद और खुश आइंदा। इस मौजू पर हमें आपकी मजीद गाइडेंस दरकार होगी और हम इस मौजू पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमें अभी ब्रेक के लिए कहा गया है, तो वी विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कराची, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। गली है अपनी अपना Strike, too many chicos
Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है। शहजाद में अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? व्हाइट। Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक व्यूअर्स। हम मूड के मसाइल पर बात कर रहे थे और बतौर ख़ास नेगेटिव मायूस कुन बातों और मूड के हवाले से बात हो रही थी, जिसमें मिशामना हमें बता रही थी कि कैसे थिंकिंग स्टाइल्स, सोचने समझने का अंदाज हमारे मूड को अफेक्ट करता है। हमारी सोच दरअसल मूड के लिए बुनियाद का दर्जा रखती है और एक दफ़ा बुनियाद टेढ़ी हो जाए तो फिर इमारत भी सीधी और अच्छी तामीर नहीं की जा सकती। लेट अस कंटिन्यू विद दैट। मिशामना प्लीज गो ऑन। आप हमें ब्रेक से पहले गाइड कर रही थी। जी, थिंकिंग स्टाइल्स की हम पिछले हफ्ते से बात भी करें तो कुछ स्टाइल्स की अब भी मैं निशानदेही करूंगी कि जो कि हमें मजीद मायूसी की तरफ धकेलते हैं और मूड और ज़्यादा ख़राब होता है। जैसे एक टेक्निकल टर्म्स में एक स्टाइल होता है जिसे कहते हैं हेवंस रिवॉर्ड फैलेसी, यानी बहुत से लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो कि बड़े मायूस भी रहते हैं, उदास भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं और उसके पीछे एक सोच काम कर रही होती है और वो ये कि वो सब कुछ सह रहे होते हैं ये सोच के कि शायद इसका हमें अजर एक दिन मिलेगा। इसको कहते हैं हेवंस रिवॉर्ड फैलेसी के इसका अजर हमें आगे जाकर मिल जाएगा। और वो विक्टिम बने रहते हैं और जुल्म सहते रहते हैं और मजलूमियत की एक कैफियत उन पर छाई रहती है और कहीं ना कहीं अंदर से वो उम्मीद भी रख रहे होते हैं कि अजर कहीं दुनिया में भी मिले जाए, लेकिन फिर वो ये सोचते रहते हैं कि अजर चलो दुनिया में नहीं तो आखिरी में तो चलो मिल ही जाएगा अपने जुल्म का। और ये सारा अगेन ये एक फ्लॉड किस्म की जो है वो थिंकिंग है, इस वजह से क्योंकि ये विक्टिम वाली जो सोच होती है, मजलूमियत वाली जो सोच है, ये हमारे अंदर जो है वो जो एक एनर्जी होती है वो सारी खींच लेती है। हम फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते क्योंकि हमें लग रहा होता है कि कोई और जिम्मेदार है हमारी सारी जो हमारे साथ जुल्म सितम हो रहा है। जब कोई और जिम्मेदार होता है तो जाहिर है हम कहते हैं कि वो ही बदले, हम क्यों बदले। तो एक ये थिंकिंग स्टाइल होता है जो कि बहुत ज्यादा हमें मजीद पेसिमिस्टिक करता है और जुल्म पे जुल्म जब होते रहते हैं और हम सहते रहते हैं इस उम्मीद पे कि इसका अजर आखिरत में तो मिलेगा, तो इस चक्कर में अपनी जो दुनिया की जो जिंदगी है उसको भी खराब कर देते हैं, सेहत भी खराब हो जाती है और ज़हनी सेहत तो नेचुरली इससे खराब होती है। फिर एक और तरह का स्टाइल भी होता है जिसे कहते हैं फैलेसी ऑफ फेयरनेस, जिसमें हम इस उम्मीद पर ये उम्मीद लगाए होते हैं दुनिया वालों से और ओवरऑल जिंदगी से भी कि ये हमेशा हमारे साथ फेयर रहेगी।
और ये सोच अक्सर जो है वो बड़ी तबाहकुन साबित हुई है, क्योंकि हम हमेशा इस उम्मीद पे रहे कि दुनिया हमारे साथ फेयर होगी, क्योंकि मैं फेयर तरीके से चल रही हूँ तो दुनिया भी ठीक मेरे साथ रहे। अगेन दुनिया का निज़ाम ही फेयरनेस पर बना ही नहीं है, और जब हम इस तरह की उम्मीद रखते हैं और जब उम्मीदें टूटती हैं तो अगेन हमारे मूड मिजाज में प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में तो चले ही जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन कह लें, अग्रेशन कह लें, या रिवेंजफुल होना कह लें, कि वो फिर बहुत ज्यादा मजीद जो है वो तबाही की तरफ जाते हैं कि ठीक है अगर दुनिया ऐसी है तो फिर मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। तो अगेन ये फेयरनेस की उम्मीद रखना लोगों से बहुत ज्यादा, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं ठीक ठीक जा रहा हूँ तो वो भी ठीक ठीक जाएं, जबकि दुनिया का ये निज़ाम नहीं, आखिरत का निज़ाम फेयरनेस पे बना हुआ है। पर बाय नेचर प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये फेयरनेस पर नहीं बनी दुनिया। और अगर किसी का एतमाद इस बात पर है कि वो फेयर है तो दूसरे लोग भी या दुनिया उसके साथ फेयर हो जाए, तो इस तरह करने के बाद तो उन्हें बहुत मायूसी और तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि ये तो एरर इन थिंकिंग है, ये तो एक एरोनियस या एरर बेस्ड थिंकिंग है, ये तो सोच की कोई गलती है। और इसके नतीजे में अगर आती है डिप्रेशन या मायूस कुन मामला, तो वो तो फिर उसके लिए तो अंडरलाइंग सोच को ठीक करने की जरूरत है ना, या उस पैराडाइम या उस अकीदे को ठीक करने की जरूरत है जी। तो अकायद का भी लगता है काफी गहरा रोल है। हाँ जी, ये जो हमारी थॉट्स होती हैं ये हमारे बिलीफ सिस्टम का एक दर्जा आहिस्ता आहिस्ता रखना शुरू हो जाती है। और एक इंग्लिश में एक कहावत भी है जिसका तर्जुमा ये है कि गाय अगर हमारे पीछे हमला कर रही है तो हम उससे ये कहें कि मेरे पीछे क्यों आ रही हो, क्योंकि मैंने तो कभी गाय का गोश्त खाया ही नहीं। तो ये वो फेयरनेस वाली मिसाल जो है वो आमतौर पर हम जब उम्मीद रखते हैं कि मैंने क्योंकि कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा हुआ क्यों, या क्यों हो रहा है, या कोई क्यों कर रहा है मेरे साथ बुरा, या जिंदगी में मेरे साथ इतने जो है वो फेलियर्स क्यों है। ये एक्सपेक्टेशंस का मामला, अगेन वो बिलीफ सिस्टम डेफिनेटली उसमें काम कर रहा होता है। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स जब हमारा ब्रेन ऑटो पायलट पे चल रहा होता है तो वो बिलीफ सिस्टम ही बन चुका होता है हमारा, इस तरह से सोच रखना। और ऐसे लोग देखे होंगे आसपास आपने भी कि वो अक्सर कंप्लेंट करते रहते हैं और इसकी वजह से भी वो विक्टिम रोल में चले जाते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया तो क्यों हुआ है। बहुत से अच्छे दिल के लोग होते हैं, उनके साथ भी बहुत कुछ बुरा जब हो जाता है तो उनसे क्राइसिस संभाला नहीं जाता, वो बहुत सी बीमारियों में या तो जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं या फिर ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं इस तरह की सोच की वजह से। अच्छा, फिर एक तरह की सोच होती है जिसमें हम बहुत ज्यादा शुड्स में फंस जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये भी उसी से मिलती जुलती है फेयरनेस ऑफ फैलेसी के हम जब बहुत ज्यादा ये उम्मीद रख रहे होते हैं कि जो मैंने चाहा है वैसा होना चाहिए, चाहत पे बहुत ज्यादा हमारा जोर होता है और इसी वजह से बहुत से लोग फिर मायूसी का शिकार भी होते हैं। साथ साथ जो मूड मिजाज की तेजी है यानी एग्रेशन है या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना है, उसके पीछे भी यही सोच कार फरमा होती है कि इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था तो ऐसे ही होना चाहिए था। एक और तरह की सोच भी होती है जिसको हम ब्लेमिंग कहते हैं कि जिसमें हमारे साथ जब कुछ गलत होता है या हमारी उम्मीदों पर कोई चीज पूरी नहीं उतर रही होती तो हम ब्लेम बहुत ज्यादा करते हैं और वो ब्लेम हम बाज़ बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स पर करते हैं कि उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, उसकी वजह से मैं ये नहीं अचीव कर सका। या कई दफा हम बहुत ज्यादा खुद को ब्लेम करते हैं या खुद को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं कि सारी गलती मेरी थी। अगेन चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे होते हैं बहुत ज्यादा। ये भी सोच जो है वो बड़ी खतरनाक साबित होती है हमारे मूड के लिए। फिर एक और बड़ी खतरनाक जो सोचों का नजरिया होता है वो उसको कहते हैं इमोशनल रीजनिंग, यानी हम जो सोच रहे होते हैं, जो हमारे जज्बात होते हैं, हम उसको सच समझ लेते हैं कि बस यही फैक्ट है। अगर किसी वजह से मुझे गुस्सा आया है या किसी ने मुझे गुस्सा चढ़ा दिए तो यही फैक्ट है कि भाई इसके अलावा हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू सोच ही नहीं सकते या कॉइन का दूसरा रुख देख ही नहीं सकते। हम अपनी सोच को सच समझते हैं, फैक्ट समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिर एक्ट भी करते हैं। यानी गुस्सा आया है तो हम रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही हकीकत है और मुझे ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात तस्वीर का दूसरा रुख कुछ और बता रहा होता है। तो बहुत जरूरी है कि
हमें जज्बात को, जब वो बहुत ज्यादा एट स्टेक होते हैं या बहुत ज्यादा आप कहने के रिस्क पे होते हैं हमारे जज्बात, तो उस वक्त फैसले नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितने भी जज्बात होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म होते हैं जज्बात से, तो आमतौर पर हम जो फैसले करते हैं वो जल्दबाजी के होते हैं, या बाद में ऐसे उन फैसलों पर हमें पछताना पड़ता है। जैसे गुस्से में बहुत से लोग जो फैसला करते हैं और वो उस गुस्से को क्योंकि सच समझते हैं और परमानेंट समझते हैं कि अब हमेशा के लिए बस अब मैंने जो फैसला किया है बस इसी पर ही मुझे डटे रहना। बाज़ औक़ात हम उसके बाद जो है वो शर्मिंदा भी होते हैं और पछताते भी उस फैसले पे। तो जज्बातियत में आकर बहुत से फैसले जो हम लेते हैं क्योंकि हम उसको सच समझते हैं, तो बाद में नुकसान उठाते हैं। तो ये कुछ थिंकिंग स्टाइल्स हैं जो कि मुनासिब मैं समझती हूँ कि एजुकेट करना चाहिए लोगों को, कि अपनी थॉट्स को हमें परखना चाहिए कि किस नज़र से हम सोच रहे हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक, बहुत गहरा ताल्लुक हमारे मूड से होता है। बरसबीले तस्करा हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि अभी आपने मकासद और जज्बात को अलहदा रख के मैनेज करने की जो बात की है, तो इस सिलसिले में डॉक्टर सदाकत साहब जो हमारे CEO भी हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं, वो जुमे को भी शाम को 5 बजे के करीब और हफ्ते को भी दोपहर 3 साढ़े 3 बजे के करीब विलिंग वेज फेसबुक पेज पर उनका लाइव प्रोग्राम एक उर्दू पॉइंट से और एक विलिंग वेज से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसमें इन मसाइल पर बहुत अच्छी गाइडेंस वो डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब के साथ मिलकर देते हैं। तो हमारे व्यूअर्स उन प्रोग्राम से भी वक्तन फवक्तन इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल हम ले लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सुफियान साहब कहते हैं कि सर, आई हैव डिप्रेशन एंड आई एम सो वरीड अबाउट माई लाइफ। मुझे कुछ समझ नहीं आती, मेरे साथ क्या हो रहा है। बस ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। गो कि इनका सवाल तो यहाँ से आगे और तफसीली है, लेकिन अभी हम वक्त की कमी की वजह से मुख्तसरन मैं चाहूँगा कि आप इसे एड्रेस कीजिए, जिसमें वो मायूसी के अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बता रहे हैं और क्या सोच समझ का जाविया डेवलप हो गया है डिप्रेशन की इन फीलिंग्स में। प्लीज इस बारे में आप गाइड कीजिए। ये डिप्रेशन को जब हम क्योर करते हैं तो उसका कोई एक ऐसा कोई नहीं है कि कोई फिक्स्ड फार्मूला है कि बस कोई एक काम शुरू कर दें तो उसके बाद जो है वो ये मामला ठीक हो जाएंगे। मूड का ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल होती है, कि यानी सिर्फ एक लेवल पर काम नहीं होता, तो 4-5 लेवल्स पर काम करने की जरूरत होती है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल लेवल पे जरूरत होती है काम करने की, जैसे कि एक्सरसाइज जिंदगी में शामिल कर ली जाए, या डाइट कोई ऐसी जो है वो आप अगर बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कमी आनी चाहिए। कैफीन का इंटेक बहुत ज्यादा है, क्योंकि कैफीन, चाय, कॉफी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी हमारे मूड मिजाज में तब्दीलियां आती हैं, तो अगेन उसको देखने की जरूरत होती है। फिजिकल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा अगर ऐसी रूटीन है कि अकेले रहना है, किसी से ज्यादा बातचीत अगर नहीं करते हम, या आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, तो अगेन उन लाइंस पर काम करने की जरूरत है कि अकेले वक्त नहीं गुजारना है। फिर बंद जगह पे अगर रहते हैं, ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं, तो खुली जगह पे किसी जाना बड़ा जरूरी है, उसमें अगेन वॉक का एलिमेंट शामिल होना भी बहुत जरूरी है। फिर मैंने बात की जैसे डाइट की, तो उसी से ही मिलता जुलता एक चीज है कि इनटेक क्या ले रहे हैं। इनटेक में अगेन अगर कोई मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि सिगरेट वगैरह, आमतौर पर जब हम मूड को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे मूड को अफेक्ट करेगा। फिर एक चीज है जो बहुत जरूरी है कि किस तरह के लोगों में उठना बैठना है, क्योंकि सोशल लेवल पर भी काम करना जरूरी होता है जब अपने मूड को बेहतर कर रहे होते हैं। सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी होती है इसमें, जिसमें फ्रेंड्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं। अगेन जिसमें एक एलिमेंट ये मेंटल लेवल पे काम करने की जरूरत है कि थॉट्स किस तरह की आ रही हैं। अगर हम इसी तरह की, जैसे हमने थिंकिंग पैटर्न्स की बात की, हमारे बिलीफ सिस्टम इस तरह के हैं कि हम उम्मीदें कुछ और ही रख रहे हैं जिंदगी से, दुनिया से, जो कि वो हमें उस पर पूरा उतरने की पोटेंशियल भी नहीं है, तो ये भी अफेक्ट करता है। तो सोच पर काम करने की जरूरत होती है, सोशल लेवल पर काम करने की जरूरत होती है, फिजिकल लेवल पे जैसे फिजिकल एक्सरसाइज है, रेस्ट करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर
अफेक्ट करती हैं हमारे मूड को। और अगेन अगर डिप्रेशन बहुत सीवियर है तो थेरेपी या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी बहुत अहम रोल प्ले करता है उसमें। हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट या किसी भी मामले को हर जाविये से, हर एंगल से एड्रेस करने के मौजू पर भी बात करेंगे। दरमियान में आपने सिगरेट ना पीने का जिक्र किया, तो आपने इस हवाले से बड़ी संजीदा और सख्त सी तंबीह भी की कि ऐसे मामलात में फिर सिगरेट या कैफीन, कोका कोला, चाय, इसका जो इस्तेमाल है, सिगरेट के बारे में तो आपने कैटेगोरिकली कह दिया कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्या मैं आपकी बात से ये समझूं कि अगर सिगरेट के बारे में इतनी सख्त हिदायत आप दे रही हैं तो बाकी नशों का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता? क्या आप इस पर प्लीज? जी बिल्कुल। इनको मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस इसीलिए कहा जाता है कि बहुत से लोग ये इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि मूड में कुछ तब्दीलियां लेके आते हैं, क्योंकि पहले मूड जिस तरह का होता है उसमें कहीं ज्यादा तब्दीली आ जाती है जब कोई ड्रग्स लेते हैं। और आमतौर पर मामला सिगरेट से ही शुरू होते हैं और सिगरेट को गेटवे ड्रग कहते हैं कि बड़े नशों की तरफ ये रास्ता खोलती है और हमारी झिझक खत्म हो जाती है बड़े नशों की तरफ भी। और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन की बर्दाश्त भी बढ़ जाती है। फिर हमें और मजा चाहिए होता है और मजों के लिए फिर और तरह के नशे भी इस्तेमाल करते हैं। और देखा ये गया कि मूड को चेंज करने के लिए बहुत से लोग अल्कोहल का इस्तेमाल भी करते हैं। अगेन बहुत से ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो शुरू में अल्कोहल का इस्तेमाल भी करते हैं और शुरू में उनको जरा बेहतर भी फील होता है। अल्कोहल का शुरू वाला जो इफेक्ट होता है वो ऐसा होता है जैसे कि स्टिमुलेट कर दिए, स्टिमुलेंट है, जबकि अल्कोहल बाय नेचर एक डिप्रेशन ड्रग है। और ज्यादा इस्तेमाल से अगेन पेशेंट अल्कोहलिक तो बनेगा ही, लेकिन उसके मूड में भी मजीद डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है जब हम देख रहे होते हैं कि मूड क्यों खराब हो रहा है या डिप्रेशन है या इस तरह से गुस्सा इतनी जल्दी क्यों हो जाता है या हर वक्त बेचैनी, रेस्टलेसनेस क्यों रहती है, तो देखना बहुत जरूरी है कि कोई इस तरह की मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस तो हम इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसकी वजह से डायरेक्टली हमारे मूड खराब हो जाते हैं। और अगर मैंने कैफीन की बात की तो उसका इस्तेमाल भी, बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी हमारे मूड मिजाज को खराब करता है। तो इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। और सिगरेट और मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स तो बिल्कुल भी, आप जैसे कहते हैं ना कि ऐसे लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जिनका ऑलरेडी मूड मिजाज का मसला होता है, क्योंकि ये और बढ़ावा देती है मूड की खराबियों को। इसका मतलब है नशा किसी सूरत में भी बिग नो है जी। उस पर किसी किस्म का नशा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अगर हमें मूड की खराबी का सामना है। खैर, मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस या नशा तो किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये टॉक्सिन्स हैं। इसी वजह से जो लोग नशे में नजर आते हैं उनके लिए अंग्रेजी का लफ्ज इंटॉक्सिकेटेड या नशे की हालत में होना इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसका तो मतलब है कि मूड की खराबी में कुछ लोग जो ये आस लगा के नशे का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा करने से उनका मूड बेहतर हो जाएगा, तो इससे तो मामला और बिगड़ सकता है या जैसे नशे की बीमारी की तरफ हो जा सकता है। जी। ये भी देखा गया कि जिन लोगों को मूड के प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्विक फिक्सेस की तलाश पे करते रहते हैं अक्सर, कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए बड़ा आसान सा कि बड़ी जल्दी हमारा मूड जो है उसमें बेहतरी आ जाए और फौरन हमें रिजल्ट भी मिल जाए। और ड्रग्स भी यही काम करती हैं कि ये शॉर्टकट वे है, आसान तरीके, और बड़ी जल्दी जो है वो पेशेंट को वो मजा शुरू में देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इस तरफ बार बार जाते भी हैं और अगेन बाद में एक एडिक्शन की बीमारी में भी मुब्तला हो सकते हैं। तो ये शॉर्टकट्स का मामला भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है ऐसे लोगों के लिए। आमतौर पर जो लोग भी ये शॉर्टकट तलाश करते हैं, क्विक फिक्सेस तलाश करते हैं, नुकसान उठाते हैं, क्योंकि आज के मजे के लिए हम कई दफा कल को खराब करने पे तुल जाते हैं। सिर्फ आज के मजे को हम देख रहे होते हैं कि अभी अभी कोई रिलीफ मिल जाए। और ऐसे लोग मूड मिजाज में भी चाहेंगे, ऐसे लोग जब डिप्रेशन में या मूड जरा सा लो होता है तो उससे भी निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जब रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उससे भी फौरन निकलना चाह रहे होते हैं कि या तो फौरन ये मसला ठीक हो जाए या फिर मैं ऐसे निकल जाऊं। ऐसे लोग जब कोई फिक्सेस तलाश करते हैं तो वो अपने कामकाज में भी यही चाह रहे होते हैं कि फौरन कोई आसान तरीका ढूंढ ले। ऐसे लोग पढ़ाई में भी शॉर्टकट्स चाह रहे होते हैं कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कोई आसान तरीका हो कि डिग्री भी मिल जाए और जॉब भी मिल जाए और कोई मसला ना हो। क्विक फिक्सेस भी बड़ा अहम मौजू है जिस पर बात करने की जरूरत है। लेकिन इन तमाम क्विक फिक्सेस या
इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर सदाकत अली, ये जो जुगाड़ हैं कि वक्ती तौर पर आज की तकलीफ कम हो जाए, कल फिर देखेंगे, या ये सोचना कि अगर आज ये मसला हल हो गया तो कल तो फिर मसला होगा ही नहीं। हालांकि लाइफ तो पे दर पे चैलेंजेस से भरी हुई है, जिन्हें हम अल्लाह की दी हुई तौफीक, जहानत, ट्रेनिंग, विजडम, इन चीज, सलाह मशवरा, इन चीजों की मदद से हैंडल करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा तो कुछ भी काम नहीं करता जिसे क्विक फिक्स कहा जाता है। मूड और मिजाज की तो जिम्मेदारी ही उठाना पड़ेगी, और इसकी बेहतरी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होगी। इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट तो अवेलेबल नहीं है कि आज किसी नशे या दवाई या इन चीजों का इस्तेमाल किया जाए कि मामला आज शाम से पहले बिल्कुल ऐसे इरेडिकेट हो जाए जैसे कभी था ही नहीं। मैं ये बात आपसे इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि डिप्रेशन और मूड की खराबियों में, जिसमें एक्साइटमेंट और मेनिया और हाइपोमेनिया भी शामिल है, उसमें हमारे जो मेडिकल कम्युनिटी है, डॉक्टर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो भी कई दफा लोगों को रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस उनकी सेट नहीं करते। इस बारे में कुछ ऐसा तसल्ली देने का रुझान होता है जो तसल्ली नहीं होती, बल्कि कुछ उससे खुशफहमी सी जन्म लेती है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर कोई मसला है तो फिर तो वो ठीक होते होते बेहतरी की तरफ जाएगा ना, जिसमें एफर्ट, टाइम और कोशिश और इंटेलेक्ट की इन्वेस्टमेंट, ऑनगोइंग ट्रेनिंग, ये सब चीजें मिलके मामले को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी। लेकिन ये रुझान साइकोलॉजी और इमोशनल मसाइल में बहुत ज्यादा है कि जो सफरर है, जो शख्स है जिसका मूड और मिजाज उसे तंग कर रहा है, वो खुद भी बहुत एक फैलेसी या एक बहुत बड़ी सी खुशफहमी का शिकार है, और उसके इर्द गिर्द के लोग भी उसे गोलमोल अंदाज में झूठे दिलासे दे रहे हैं कि मसला ही कोई नहीं, देखो हुंदा की ये, एक दफा तुम ये पानी पी लो, एक दफा तुम वहां से हो आओ, और ऐसे मशवरे जिनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं, ऐसा करने के बाद तो ऐसे लोगों की मूड की खराबी में और इजाफा हो जाता होगा। क्योंकि अगर नजर की कमजोरी के लिए, जैसे मेरी नजर कमजोर है तो मैं ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे नजर की कमजोरी के लिए कोई पानी नहीं होता, ऐनक होती है, एक आंखों का डॉक्टर होता है, दवाइयां होती हैं, कुछ सलाह मशवरा होता है। इस तरह जो मूड और मिजाज की खराबियां हैं, ये भी तो इंसानी चैलेंजेस और बीमार रवैयों में से एक रवैया है, एक मुसीबत है जिसको हैंडल, तो इसमें भी कुछ इस तरह का जादुई या करिश्माती या तिलिस्माती इलाज तो नहीं होते, लेकिन लोग बड़ी जल्दी से इनमें फंस जाते हैं, जैसे किसी आमिल के पास जाना। मैं चाहूंगा कि अगले आने वाले प्रोग्राम्स में आप हमें इन मामलात पर भी गाइड करें, क्योंकि इन खुशफहमियों और गलतफहमियों के नतीजे में तो मैं तो इसे फ्रॉड कहूंगा कि किसी शख्स को ऐसे सोल्यूशन के बारे में बताना जो सोल्यूशन है ही नहीं। वो दरअसल सिर्फ इस चीज की एक ट्रांजैक्शन है कि एक शख्स की बेचारे की जो मूड की खराबी का शिकार है, जरूरत बहुत ज्यादा है, और दूसरा कोई शख्स जिसे पता ही नहीं, सिर्फ वक्ती तसल्ली या अपनी किसी फायदे या अपनी बात को बड़ा करने के लिए कोई ऐसा मशवरा देता है जो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, दुनिया में जिस तरह से काम नहीं किया जाता, बस जो मुंह में आया कह दिया। अच्छी नीयत तो हुई, लेकिन कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि उनका डिप्रेशन के इलाज का कोई तजुर्बा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले प्रोग्राम्स में आप हमें इस बारे में भी बताइए। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म भी हुआ चाहता है, हम अगले प्रोग्राम में बातचीत को यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जान 55 पे हम खत्म जी जी, हाँ जी। 55 से बड़ी